हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बता दूं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसको हम यूकेपीएससी भी कहते हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा जो सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी, वन क्षेत्र अधिकारी में जो फॉर्म खुले हुए हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आसान तरीके से चीज़ों को समझा दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, वरना पीडीएफ बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। एक बार मैं आपको पीडीएफ दिखा भी देता हूँ कितनी लंबी पीडीएफ है, ठीक है, क्योंकि हर किसी का मन नहीं करता इतना लंबा पीडीएफ पढ़ने का, ठीक है। तो एक बार मैं आपको शो भी कर देता हूँ, रुक जाइए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये देख लीजिए, सहायक वन संरक्षक, इतनी लंबी पीडीएफ है ये, टोटल 52 पन्नों की पीडीएफ है। आप देख सकते हैं ये इतना लंबी चौड़ी पीडीएफ है। ये हर किसी का मन नहीं करता दोस्तों इतना लंबा पीडीएफ पढ़ने का, ठीक है। तो इस चैनल में आपको पता है ऑथेंटिक चीज़ें, पॉइंट टू पॉइंट और सरल तरीके से और ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती है दोस्तों। कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, तो मैं आज आपको इस वीडियो में अच्छे से आसान तरीके से बता दूंगा, ठीक है। देख लीजिए, इतनी लंबी पीडीएफ है ये, पूरी 52 पेजेस की, ठीक है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, वीडियो में आगे को बढ़ता हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो देखिए आगे, पॉइंट टू पॉइंट और मेन चीज़ें बताऊंगा, फालतू चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपको पता है पोस्ट तो आपको पता बता दिया, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, किसकी है, सहायक वन संरक्षक, जिसको हम असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, लॉगिंग ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भी कहते हैं, एफआरओ, ठीक है। तो इसकी पोस्ट खुली हुई है। विज्ञप्ति कब जारी की गई थी, ये विज्ञापन कब प्रकाशन हुआ था, ये 30 जनवरी को आपका विज्ञप्ति आई थी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपको पता है 30 जनवरी से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था, विज्ञप्ति भी उसी दिन जारी हुई थी। और ऑनलाइन आवेदन भरने का लास्ट जो डेट है 19 फरवरी को है दोस्तों, 19 फरवरी 2025 को है, ठीक है। रात तक आप आराम से 19 फरवरी की रात तक आप मीन्स 19 फरवरी तक आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी इसको टाइम से भर लीजिएगा। बाकी मैं इसमें बता दूं जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि आपको बता दूं जो आपका पेमेंट होगा ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। और ये 19 फरवरी तक आपका पेमेंट होगा, ठीक है। जैसे होता है कोई फॉर्म में पेमेंट या सर्वर इश्यू होता है, तो आराम से आप किसी का रुक भी गया है तो पेमेंट करने में, फॉर्म भरने में, तो 19 तारीख तक आप आराम से इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने के संशोधन, ठीक है, 25 फरवरी से 6 मार्च मीन्स बहुत डिटेल आपका रॉन्ग हुआ कुछ भी चीज़, तो इन्होंने एक टाइमिंग दी है, जैसे 19 तारीख तक तो मैंने बता दिया आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। बाकी 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। बाकी जो फॉर्म है आप 19 फरवरी तक आराम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम से भर लीजिएगा दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, वेट मत करिए, टाइम से आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, दिक्कतें होती हैं, सर्वर इशू या नेटवर्क इशू देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी आगे क्या बात की गई है देखिए, बता रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को आप देखिए, इसमें यही बताया गया है, ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर भी कर दिया था, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप खुद ही पढ़ के, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, रुक जाइए, आप पढ़ लीजिए इस वाले को। ये क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन भर लें। क्यों कहा गया है ऐसा, क्योंकि आपको पता है लास्ट में बहुत फॉर्मों में ऐसा होता है, रुक जाता है बच्चों, बहुत इश्यू होता है, और कई प्रकार के, मैंने अभी जैसे कि बताया था, सर्वर इश्यू या नेटवर्क कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कभी नेट नहीं चलता है। तो ये चीज़ें ना करें, टाइम से अपना फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, ठीक है। बाकी देख लीजिए अपना, मैंने ये पेमेंट का बता ही दिया था आपको। बाकी अपना आपको क्या करना है, और एक और चीज़ बता देता हूँ, देख लीजिए इसमें जो ये 7th पॉइंट लिखा है, इसमें यही लिखा है आपको जो फॉर्म है ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन करना है। और इन्होंने लिखा भी है ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की निर्धारित अंतिम तिथि भी बता दी है, ठीक है। तो कोई भी ये मत समझिए ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को भरा जाएगा, आप ऑनलाइन तरीके से ही भर लीजिएगा। और जो कोई भी त्रुटि हो उसमें, ठीक है, तो उसके लिए भी टाइम दिया गया है इन्होंने। बाकी आप अच्छे से फॉर्म भरिए देख के, और लास्ट में आपको सबमिट करना है, आपका फॉर्म आराम से फिल हो जाएगा। और अगर किसी ने सबमिट करने के बाद किसी ने कुछ कैंसिल कर दिया, कुछ भी दिक्कत हुई, ठीक है, तो उसको क्या कर लिखा है इन्होंने, और फ्रेंड्स इन्होंने यही लिखा है, देख लीजिए आप पढ़ लीजिए इसमें खुद भी, कि अगर कोई बच्चा फॉर्म भर लेता है, मैं आसान तरीके से बता देता हूँ, फॉर्म भर लेता है, ठीक है, अगर उसका पेमेंट सबमिट हो चुका है, अगर वो चाहता है कि नहीं इस पोस्ट के लिए नहीं, मेरे को दूसरा पोस्ट के लिए भरना था, तो लिखा है नवीन ऑनलाइन आवेदन मीन्स नया ऑनलाइन फॉर्म दोबारा इसको भरेंगे, और जो उनका पुराना फॉर्म का जो पेमेंट है उसका शुल्क क्या होगा, जमा
करना होगा। मीन्स इन्होंने यही लिखा है, पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। मीन्स दोबारा जब फॉर्म भरोगे तो दोबारा आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ऐसा ना करें, एक बार जो भी फॉर्म भरें, जिस पोस्ट के लिए आप 3 तरह की पोस्ट मैंने बता दी है, तो अच्छे से चूज़ करिए, आराम से रिलैक्स होकर पहले सोच लीजिए, उसके बाद आप आराम से अपना फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो जो डाउट आपके होते हैं, जैसे कि सर फॉर्म जो है कब तक डेट है, ये तो बता दिया मैंने। बाकी सर इसमें कितना क्या मांगा जाता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, पेपर किस तरह से होगा, सिलेक्शन प्रोसेस के हर एक डाउट को मैं आराम से अच्छी से क्लियर करूँगा, ठीक है। बस आप वीडियो स्किप ना करें, ठीक है, लास्ट तक देखिए, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। पूरा पीडीएफ नहीं बताऊंगा मैं, मेन चीज़ें जो आपके काम की है, देखिए आगे। को करेक्शन करना है, ठीक है, किसी को भी कोई भी एडिट करेक्शन करना है, मीन्स कोई भी करेक्शन वगैरह करना है कुछ फॉर्म में, या कोई जैसे कि नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, लिंग आदि कोई भी चीज़ में अगर चेंजेस करने हैं तो उसके लिए एक बार इन्होंने लिखा है, एक ही बार आपका आवेदन पुनः तरीके से खोला जाएगा। आवेदन बनने का जो फॉर्म, मीन्स जिसको भी अगर एडिट वेडिट करना है, ठीक है, एक ही बार आपका फॉर्म दोबारा खुलेगा, आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं, बार बार ये नहीं कर सकते, ठीक है, करेक्ट। तो ऐसा ना करें, एक ही बार में आप वैसे आप जब भर रहे हैं तो आराम से भर लीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा। बाकी देख देख के भरिए, कोई गलत होगा तो इन्होंने बता दिया, एक ही बार आपका फॉर्म बनेगा, दोबारा कहीं भी करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आगे देखिए, और बहुत ऐसे काम भी करते हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा है, देखिए, ऑनलाइन आवेदन में किसी महिला अभ्यर्थी द्वारा पुरुष अभ्यर्थी द्वारा महिला दावा किए जाने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मीन्स कोई कहेगा कि मैं लेडीज है, कह देता है कि मैं पुरुष हूँ करके, इस तरह से, मतलब होता है ना, किसी में फॉर्म में क्या होता है, लेडीज़ों के लिए फीमेल के लिए वैकेंसी अलग होती है, मेल के लिए अलग। तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या कभी कभी ऐसी गलती भी करते हैं, वैसे तो कोई करेगा नहीं, लेकिन कुछ लोग कर भी देते हैं कि जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है वो वाला फॉर्म भर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ना करें, अगर आप मेल हैं तो मेल की ही वैकेंसी पोस्ट देखिए, बाकी फीमेल का फीमेल देखिए, बाकी हर एक चीज़ मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए आगे दोस्तों, मैं बता दूं, आपका कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं बता देता हूँ, psuuk.government.in ये आपकी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस विज्ञप्ति को, वैसे तो मैं शॉर्ट और आसान तरीके पॉइंट टू पॉइंट मेन चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मैंने साइट बता दिया आपको, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ जो इन्होंने लिखा है, जैसे कि जब आप फॉर्म भर लेंगे, जब आपका पेपर होगा उससे पूर्व 10-15 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, जो प्रवेश पत्र आएगा दोस्तों, उसके लिए आपको क्या ज़रूरी चाहिए होगा, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जन्म तिथि है, ठीक है, जो आधार के हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से जो जन्म तिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप फॉर्म में भरेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ये 2 चीज़ों को अच्छे से रखिएगा अपना फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है। इसी के ज़रिए आप प्रवेश पत्र आपका आएगा और उससे आप डाउनलोड कर सकेंगे, इन्होंने साफ लिखा है, ठीक है। यह आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को ईडब्ल्यूएस और ओबीसी प्रमाण पत्र आवेदन अंतिम तिथि वैध होना चाहिए, ठीक है। इसका भी मैं एक बार आपको आसान तरीके से आगे बता दूंगा, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो भी बताई हो, ठीक है। बाकी यही कहूँगा कि जो भी कोई भी अगर किसी का रिजर्वेशन है या कोई सा भी वो है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी वाले हैं, ओबीसी कैटेगरी के, ठीक है, तो अपना सर्टिफिकेट क्या है तैयार रख लीजिएगा। बाकी इसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक बार मैं आगे पे आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ज़रूर दिया होगा, इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था पीडीएफ, तो मैं इसमें ज़रूर बता दूंगा आपको आगे जाके। देखिए आगे देखिए दोस्तों क्या बात की गई है फ्रेंड्स, आगे देखिए, अभी मैंने बता दिया फॉर्म भरने का डेट कब से, ओपनिंग डेट 30 जनवरी और लास्ट डेट 19 फरवरी, ठीक है। 30 जनवरी 2025 से लेके 19 फरवरी 2025 तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है। बाकी जो वो है वैकेंसी है, क्या है वैकेंसी, यही असली कन्फ्यूज़न होता है सर, 3 तरह की ट्रेड तो हैं इसमें, लेकिन इनमें वैकेंसियाँ कितनी कितनी हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, देख लीजिए, आपका यहाँ पे कोई लिखा हुआ है इन्होंने साफ साफ, रुक जाइए मैं दूसरे कलर में करके दिखाता हूँ, देख लीजिए, इन्होंने साफ लिखा है दोस्तों 3, ठीक है, लिखा है सहायक वन संरक्षण लौंगिक अधिकारी वन क्षेत्र अधिकारी में, तो इन्होंने लिखा है सहायक वन संरक्षण के लिए कितने हैं, 3 पद हैं, और लौंगिक अधिकारी के लिए 12 पद हैं, वन क्षेत्र अधिकारी के लिए 31 पोस्ट हैं, ठीक है। 3 इसके लिए हैं और लौंगिक अधिकारी के लिए 12 और वन क्षेत्र अधिकारी के लिए 31 पद हैं। तो मैंने बता दिया आपको किस ट्रेड में कितनी वैकेंसियाँ हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियाँ करके, ठीक है। 3, 12 और 31 वैकेंसी है टोटल,
ठीक है। अब कौन सी में कितनी है, कौन सी कैटेगरी में कितनी है, वो मैं आपको आगे जाके बता रहा हूँ। देखिए आगे को देख लीजिए, आपको मैं क्लियर कर दूँ। सहायक वन संरक्षक की बात करते हैं। पहली पोस्ट जो है आपका सहायक वन संरक्षक, इसमें मैंने अभी आपको बता दिया 3 पोस्ट आपकी, टोटल 3 वैकेंसी हैं सिर्फ। ठीक है। अब वो 3 पोस्ट किसके लिए हैं देख लीजिए। रिक्त पद बता दिया 3 है। ठीक है। ये जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए इसमें 3 वैकेंसी हैं। बाकी और किसी का नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसमें कोई भी अदर कैटेगरीज जो हैं इनके लिए नहीं है वैकेंसियाँ। ठीक है। तो इस जनरल वाले ही भर सकते हैं इसको। तो 3 पद आप लोगों के लिए हैं। ठीक है। बाकी औरों के लिए और चीज़ों में है, आप घबराइए नहीं, मैं अच्छे से वो भी बता दूंगा। ठीक है। बाकी एक बार इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों, जिससे आप ज़रूर मोटिवेट होंगे। ठीक है। और इस फॉर्म को आप ज़रूर भरेंगे, क्योंकि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी इसको छोड़ना नहीं। ठीक है। बाकी देख लिए, पद का स्वरूप आप जानते हैं, राजपत्रित समूह का या अस्थायी भी कहते हैं इसको। बाकी असली जो चीज़ है जिससे आप मोटिवेट होंगे वो है आपका सैलरी, जिसको हम कहते हैं वेतनमान या पेंशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं बहुत अच्छी खासी जॉब है, बहुत अच्छा पे ग्रेड है इसमें। लेवल 10 का आपको पे ग्रेड, स्टार्टिंग पे ग्रेड देखने को मिल रहा है। बाकी आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, हर साल समय के हिसाब से धीरे धीरे आपका सैलरी बढ़ते रहता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग पे ग्रेड लेवल 10 का मिल रहा है पे ग्रेड। ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, पे स्केल देख लीजिए, 56,100 से लेके 1,77,500 मीन्स पर मंथ के हिसाब से आपको इतना पे लेवल मिल रहा है। तो लेवल 10 जब स्टार्टिंग है तो सोच लीजिए कितनी अच्छी खासी जॉब है। तो आप इस मौके को ना छोड़ें दोस्तों, आप ज़रूर भरिए फॉर्म को। पहले ये मत सोचिए कि 3 पोस्ट हैं, क्या पता उन 3 पोस्ट में एक पोस्ट आपके नाम की लिखी हो, ट्राई मारना चाहिए। ठीक है। बाकी आगे मैं और बच्चों का भी बताऊंगा किसके लिए कितनी वैकेंसी है, किस में है। ठीक है। देखिए आगे को। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इसमें एक बेनिफिट और है। ठीक है। जैसे कहते हैं सर किसी चीज़ में बोनस वगैरह नहीं मिल रहा है, बोनस मतलब कि छूट वगैरह जिसको हम कह सकते हैं। छूट दोस्तों, थोड़ा बेनिफिट जो देखने को मिलेगा वो है जो टीए है, मीन्स प्रादेशिक सेना जिसको कहते हैं, उन लोगों को मिलेगा। जो टीए वाले लोग हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, अगर उन्हें 2 साल न्यूनतम 2 वर्ष की जॉब करके आ चुके हैं, सेवा दे चुके हैं, तो या फिर उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनको छूट देखने को मिलेगा। बाकी जो एनसीसी वाले हैं, कौन से वाले दोस्तों, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर जिसको हम कहते हैं, नेशनल कैडेट कोर, इसमें बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र को प्राप्त किया हो, तो इनको भी आपको दोस्तों, इनको भी आपको छूट देखने को मिलेगा। ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा बोनस दिखेगा, आपकी मेरिट थोड़ी डिफरेंट आ सकती है। ठीक है। तो आपके पास अगर ये फॉर्म सर्टिफिकेट है, आप ज़रूर इसमें फॉर्म में लगाइए, आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। बाकी आगे को देखिए, यहाँ तक आई होप आपको अच्छी से समझ में आ रहा हो। ठीक है दोस्तों। बाकी आगे को देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड पोस्ट है, ठीक है, जो सेकंड पोस्ट है मैं आपको बता दूं, ये है लौंगिक अधिकारी। ठीक है। इसमें मैंने अभी बताया था, उसमें तो 3 पोस्ट थी, इसमें कितनी है टोटल पोस्ट, 12 वैकेंसी हैं। तो 12 वैकेंसी हैं। आप 12 वैकेंसी किस किस में है देख लीजिए। अनारक्षित में जनरल कैटेगरी में 7 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है। टोटल 12 वैकेंसी डिवाइड हैं, किस किस में है, जनरल में 7 हैं और उत्तराखंड महिला, और इसमें से 7 तो जनरल में है। ठीक है। और बाकी टोटल 7 हैं, इसमें उत्तराखंड महिला मीन्स 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। ठीक है। और बाकी अनुसूचित जाति जिसमें 3 है और महिलाओं के लिए 1 है। अनुसूचित जनजाति वालों के लिए नहीं है वैकेंसी इसमें। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम ओबीसी कहते हैं, इसमें 1 वैकेंसी आपकी महिलाओं के लिए नहीं है। जो ये रिक्त पद हैं, ये टोटल आपको बता दूं मैं दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि 7 पोस्ट वैकेंसी इसमें थी, तो 2 महिलाओं के लिए है, यहाँ 3 है तो 1 महिला के लिए है। ठीक है। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग वही SC ST वाले, इनके लिए 1, ST वालों के लिए है 1 वैकेंसी और SC वालों के लिए नहीं है। ठीक है। बाकी जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग मीन्स ओबीसी जिसको हम कहते हैं, उनके लिए भी 1 वैकेंसी देखने को मिली है। टोटल आपको 12 वैकेंसी हैं। ठीक है। और महिलाओं के लिए 3 वैकेंसी हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बेनिफिट आपको ज़रूर देखने को मिला होगा, मीन्स किस में कितनी पोस्टें हैं। ठीक है। बाकी इसमें भी आगे का मैं बता देता हूँ, देख लीजिए आगे। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सब सेम चीज़ें ऊपर जो थी वही यहाँ पे भी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। इसमें आपको मैं दिखा दूँ, जो इसमें वेतन है, जो सैलरी है दोस्तों, जो सैलरी आपको मैं फिर से बता दूं, लेवल 10 की सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है, मैंने अभी बता दिया था ऊपर भी। वही सब चीज़ें हैं, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर दीजिए। जो टीए वाले हैं दोस्तों, जो टीए वाले हैं, ठीक है, जो टीए वाले हैं इनको यहाँ पे कुछ छूट देखने को मिलेगा, कम से कम 2 साल की सेवा होनी चाहिए। एनसीसी और सी सर्टिफिकेट, बी और सी सर्टिफिकेट वालों को भी छूट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ तक आए हो आपको समझ में आ गया हो। बाकी नेक्स्ट पोस्ट का देखिए।
फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट देख लीजिए कौन सा है, वन क्षेत्र अधिकारी। ठीक है, वन क्षेत्र अधिकारी है। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल 31 पोस्ट आपकी हैं। ठीक है, 31 में अन्य आरक्षित वालों के लिए 20 है और महिलाओं के लिए 6 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 7 हैं और वे महिलाओं के लिए 2 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है इसमें वैकेंसी। ठीक है, और अन्य पिछड़ा मीन एससी वालों के लिए नहीं आई है वैकेंसी। ठीक है, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग एसटी वालों के लिए 1 है और ओबीसी वालों के लिए 3 वैकेंसी। टोटल आपका 31 वैकेंसी और महिलाओं के लिए 8 वैकेंसी है। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें दोस्तों। जिस किसी का भी जितना भी वैकेंसी आप लोगों को बता दिया, और इसमें इनका भी बता रखा है। दिव्यांग वालों के लिए 1 वैकेंसी है, हैंडीकैप्ट और पीडी वालों के लिए, और पूर्व सैनिक वालों के लिए 1 वैकेंसी है जो पहले से सेना में सेवा करके आ चुके हैं। ठीक है, बाकी उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चे, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी 1 वैकेंसी आ रही है अनारक्षित में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। बाकी जिसमें नहीं है मैंने वो भी क्लियर कर दिया है, कोई गलत नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। जैसा विज्ञप्ति जारी की गई है, जैसा नोटिफिकेशन आ रखा है, जैसा जैसा इसमें बताया गया है, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, कोई गलत या अपनी मन का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और पे ग्रेड बता दो दोस्तों, वन क्षेत्र अधिकारी का लेवल 8 का पे ग्रेड मिल रहा है। जैसे उसमें लेवल 10 का मिल रहा था, इसमें लेवल 8 का। लेवल 8 भी कोई कम नहीं होता दोस्तों, बहुत अच्छी खासी पे ग्रेड है। ठीक है, बाकी पे स्केल देख लीजिए 47,600 से 1,51,100 तक का है। ठीक है, बाकी यही सब चीज़ें यहाँ भी है, जैसा ऊपर था वही सब चीज़ें यहाँ भी दिखा रखी है आपको, देख लीजिए। जैसा ऊपर पे था वैसा ही यहाँ भी है। आपका टीए वगैरह में करा है जॉब तो इसका छूट मिलेगा। नेशनल एनसीसी वालों को मिलेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण पत्र की क्या हो, ये सब चीज़ों को छूट देखने को मिलेगा। और दिव्यांग वालों का दिखा दिया इन्होंने, सहायक वन संरक्षण, हैंडीकैप्ट और पीडी, और ये जो है दिव्यांग में ये इसका छूट, इनको छूट मिलेगा। लॉन्ग अधिकारी पोस्ट में इन दिव्यांग वालों को छूट मिलेगा, वन क्षेत्र अधिकारी में इनको मिलेगा। ठीक है, तो इस श्रेणी में जो जो आते हैं उन दिव्यांग जो कैटेगरी के बच्चे हैं इनको छूट मिलेगा। ठीक है, बाकी आगे देखिए दोस्तों, जो असली कन्फ्यूजन होता है यही होता है कि सर इसमें जो चयन प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। चयन प्रक्रिया दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका चयन प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, ये पोस्ट तीनों की पोस्टों का बात की जा रही है। ठीक है, तीनों पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा, एक पेपर होगा। ठीक है, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, जिसमें हम कह सकते हैं फिजिकल टेस्ट होगा आपका। बाकी फिर इसी बीच में आपका फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, अब जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका मैं बता दूं, जो प्रारंभिक परीक्षा होगा इसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धिमत्ता जिसको हम कहते हैं, सामान्य जीके वगैरह, सामान्य बुद्धिमत्ता जिसको हम रीजनिंग वगैरह कहते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 150 आएंगे और आपको 150 मार्क्स का ही होगा। टाइमिंग आपको 2 घंटे की मिलेगी। ठीक है, दूसरा है दोस्तों जो मुख्य लिखित परीक्षा, जिसमें आपको खुद लिखना पड़ेगा। इसमें आपका क्या आएगा, टिक द करेक्ट आंसर मीन्स OMR में आएगा, आपको करना होगा। ठीक है, बाकी जो आपको लिख के होगा, लिखने वाले में आपको क्या है, इसमें मैं बता देता हूँ। 2 तरह से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहला है आपका OMR बेस में, और दूसरा है मुख्य लिखित परीक्षा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, और प्रथम वैकल्पिक विषय और द्वितीय वैकल्पिक विषय में जो आप सब्जेक्ट फॉर्म भरने में चूज़ करेंगे वो, और साक्षात्कार, ये सब सब्जेक्ट से आपका क्या करेंगे, आपको लिखना होगा। जैसे किसी में ऐसे वगैरह होता है या हिंदी में होगा तो निबंध वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का हुआ है, 775 और ये 150, तो आप जोड़ लीजिए 775, रुक जाइए, 775 और कितना था दोस्तों, 150। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्या है, जो है आपका आराम से इसमें इतने मार्क्स टोटल मैं बता भी देता हूँ, रुक जाइए। 5 मीन्स यही समझो आपका अभी क्या पता फिजिकल में भी देखने को मिले मार्क्स, तो ये सभी मार्क्स आपका जुड़ के आपका मेरिट तय करेगी। ठीक है, तो अच्छी सी मेहनत करिए दोस्तों, बहुत टाइम है, आपको टाइम ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम थोड़ा बाद में होगा तो तब तक टाइम हर एग्ज़ाम पेपर वाले देते हैं। ठीक है, तो आप अभी से प्रैक्टिस में लग जाइए। जैसे आप फॉर्म आ गया, आपको पता चल गया, तो आप क्या होंगे, अंदर से मोटिवेट होइए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे देखिए, देख लीजिए दोस्तों, जो आपको चूज वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपको
दिख रहा होगा आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र मीन्स ये सभी सब्जेक्ट जैसे पर्यावरण विज्ञान, वाणिज्य, भू विज्ञान, उद्यान विज्ञान मीन्स जब आपको ऑप्शन आएगा वहाँ पे कोई चूज़ करो सब्जेक्ट, तो गणित, भौतिक, ये सब इनमें से कोई सा भी आपको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप देख लीजिए जो जो चीज़ मैंने बताना था मैंने बता दी है। बाकी आगे को देखिए और क्या बात की गई है। इन्होंने लिखा है सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र की न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मीन्स हिंदी में आपको कम से कम 35 मार्क्स हासिल करने ही होंगे पास होने के लिए। ठीक है, बाकी यही बात की गई है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे को देख लीजिए। मैं आपको बता दूं जो बच्चे रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनका फिजिकल होगा, शारीरिक योग्यता हम जिसको कहते हैं। उसमें क्या होगा आपका, इन्होंने लिखा है सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा मीन्स जो भी है डायरेक्ट, फिर आपका क्या होगा फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा दोनों का बताया था, मेल और फीमेल का। ठीक है, आपका क्या होगा हाइट देखी जाएगी, जैसे 163 पुरुष के लिए है और महिलाओं के लिए 150 है। ठीक है, और सामान्य में और फैलाव में देखिए। अब सीने की बात करें मीन जो चेस्ट फुलाते हैं, जैसे कि मैं बता दूं 84 स्टार्टिंग है। ठीक है, 84 स्टार्टिंग है मीन्स 84 कम से कम होना चाहिए और फैलाव के साथ 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। इसमें 79 है और बाकी फुलाव में आप देख सकती है 5 सेंटीमीटर बताया गया है। और जो भी जैसे स्थाई है जिसके पास, ठीक है, इन क्षेत्रों से बिलोंग करता है उनके लिए छूट है। पुरुष में आपको 152 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा हाइट और महिलाओं में 145। ठीक है, तो थोड़ा सा छूट है। आप लोग अपना स्थाई वगैरह सर्टिफिकेट बना लीजिए, जिस बच्चे का भी हाइट वगैरह कुछ कम है तो आप लोग बना लीजिए, आपको ज़रूर छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, हाइट में भी और आपका चेस्ट वगैरह नापने में भी, उसमें भी आपको छूट देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे देखिए। बाकी कुछ बात की नहीं है, जो जो मेन चीज़ है वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई फालतू की चीज़ नहीं बताई, क्योंकि आप देखते हैं यूट्यूब में बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरा PDF पढ़ते हैं, काफ़ी समय बर्बाद होता है। उससे क्या होता है आप लोग अभी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, जो मैं नहीं चाहता दोस्तों। आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट और आसान तरीके मेन चीज़ ही बता के मैं चलता हूँ हर एक चीज़ में, देख लीजिएगा आप। ठीक है, बाकी आगे देखिए फ्रेंड्स। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, आयु का बता देता हूँ। 21 साल से 42 साल निर्धारित की गई है। मीन्स अच्छी एज है, मीन्स जिसका भी एज जा रहा था तो 21 से 42 ईयर्स तक वाले भर सकते हैं। और एज की जो काउंटिंग होगी दोस्तों 1 जुलाई 2004 के पश्चात एवं 2 जुलाई 1983 से पूर्व नहीं होनी चाहिए। मीन्स 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 2 जुलाई 1983 1983 से पहले की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बीच जिसका भी एज है आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देख लीजिए अधिकतम आयु की छूट। ठीक है, आरक्षण की बात करें दोस्तों, आपको जरूर आरक्षण देखने को मिल रहा है, रिजर्वेशन। ठीक है, जैसे अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, जो भी SC ST OBC या कोई सी भी कैटेगरी के हैं, EWS या पूर्व सैनिक हैं या कोई भी हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, या कुशल खिलाड़ी हैं कोई भी हैं, ठीक है, या अनाथ बच्चे हैं, ठीक है, कोई भी हैं, कोई भी इन सभी कैटेगरी से जो आते हैं, तो आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट ज़रूर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिएगा अभी से। ठीक है, बाकी आगे देखिए। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप देख लीजिए यहाँ पे को। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे को दिख रहा होगा आपको, रुक जाइए, आप सबसे ऊपर पढ़ लीजिए। इन्होंने साफ लिखा है जो भी उत्तराखंड राज्य के आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं मीन्स जो यहाँ का रहने वाला नहीं है उत्तराखंड के अंदर, तो उनके लिए क्या है आरक्षण का लाभ अनुमयी नहीं होगा। मीन्स उनके पास अगर आरक्षण का है और वो भरते हैं तो फॉर्म की, उत्तराखंड की पोस्ट है, तो अगर उत्तराखंड के अंदर नहीं रहता है वो, तो क्या कहते हैं उसको उसका लाभ नहीं देखने को मिलेगा, वो फॉर्म भी नहीं भर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने बता रखी है। ठीक है दोस्तों, बाकी देख लीजिए, बाकी ज़्यादा कुछ बात की नहीं है। और जो भी जैसे क्या कहते हैं मैं बता देता हूँ, कमज़ोर वर्ग के या ऐसे या लोक सेवाओं में या सीधी भर्ती के पदों में 10% आरक्षण आपको प्रदान किया जाएगा। मीन्स जो भी कोई भी जैसे एक्स सर्विसमैन या कोई कमज़ोर वर्ग का है तो 10% आपको छूट देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बाकी देखिए आप इंडियन होनी चाहिए तो सभी होंगे। ठीक है, बाकी भारतीय का नागरिक हो, इन्होंने साफ लिखा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तिब्बती साड़ी हो जो भारत के स्थायी निवासी का, यही है दोस्तों, आप भारत की निवासी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब तैयार कर लीजिएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उसी बेस में आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा, अपना सब कागज़ अच्छे से जो जो मांगा गया है वो सब अप्लाई करिएगा। ठीक है,
यही सब चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। और अब वैवाहिक के बारे में बात की जा रही है, जिस जो शादीशुदा है या मैरिड हैं जिनको हम कह सकते हैं। देखिए अप्लाई की, तो अप्लाई के लिए मैं बता दूं आपको UKPSC की साइट में भरना है। अप्लाई के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप भर लीजिएगा, और लास्ट में अपना डिटेल अच्छे से एक एक करके देख लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लास्ट में आपको सबमिट करना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको उसमें OTP आएगी, OTP वगैरह डाल के एजुकेशन डिटेल सब डाल के फाइनल सबमिट कर लीजिएगा और पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अप्लाई का एक प्रोसीजर है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप जैसे जैसे फॉर्म भरते रहेंगे आप खुद पे खुद दिखते रहेगा, जैसे जैसा आपको पता चल जाएगा। बाकी आगे देखिए और क्या बात की गई है, देखते हैं दोस्तों। देख लीजिए जो फ़ोटो और सिग्नेचर हैं, ठीक है, ये अपलोड करने के लिए, जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पे लिख दिया होगा कितना आपको फ़ोटो चाहिए, कितना सिग्नेचर, कितना KB में चाहिए। इसका वीडियो भी मैंने इस चैनल में डाल रखा है दोस्तों, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से आराम से उस वीडियो को देखिए, आसान से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आसान तरीके से बताया फ़ोटो और सिग्नेचर आपका कैसे आप JPG और KBG जिसमें भी मांगा KB वगैरह में आप इसको बना सकते हैं करके, ठीक है। बाकी इन्होंने यही लिखा है, जब आप फोटो और सिग्नेचर जब अपलोड करेंगे उसमें जो लिखा होगा माई सेल्फ डिक्लेरेशन, वहाँ पे आपको जो चेक बॉक्स दिखा रखा उसमें टिक जरूर करिएगा करके बताया, तब आपका फाइनल सबमिट होगा, ठीक है। फिर यही बताया अपना प्रिव्यू देख के प्रिंट आउट निकालिएगा और फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। ये आपका फॉर्म बनने का एक प्रोसेस बताया इन्होंने शॉर्ट तरीके से, ठीक है। बाकी आगे देखिए और क्या बात की गई है। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, ये आपका कैटेगरी है, ठीक है। इसमें फ़ीस का बता दिया, जनरल कैटेगरी 150, ठीक है। और बाकी आपका जैसे आजकल आपको पता है टैक्सेस का भी काटते हैं एक्स्ट्रा, तो ये सब 150 है और टैक्स जोड़ जाड़ के 172.30 आपकी फ़ीस कटेगी जनरल कैटेगरी में। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग में 172 और अनुसूचित जाति में 82 रुपये कटेंगे आपके 82.30। आर्थिक रूप से कमज़ोर OBC वाले 172.30। शारीरिक दिव्यांग जो दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबिलिटी वाले बच्चे, इनके लिए 22.30 फीस कटेगी। और लिखा है उत्तराखंड राज्य संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृह और निवासित अनाथ बच्चे, जो अनाथ बच्चे हैं इनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्म फीस बताई गई है, ठीक है। तो आपको जितना भी बता रहा हूँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन आप खुद देख लीजिए मैंने कितने आसान तरीके से और मेन चीज़ें आपको बताई है, ठीक है। और जो पॉइंट बचा हुआ है एक बार देख लेते हैं और क्या बचा है बाकी वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक समझा दिया था आपको कितना आपका फीस पड़ेगा करके, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम होगा रिटर्न एग्ज़ाम, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वो जान लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साफ पढ़ लीजिएगा या आपको मैं क्लियर तरीके से बता देता हूँ, देख लीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प मिलेंगे। जैसे आप जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं A, B, C और D। इसमें क्या होगा, नीचे पे ऐसे गोला बना रहता है, आपको जो आंसर आपको सही लगता है, अगर आपका CBT बोर्ड में अगर एग्ज़ाम होते हैं तो कोई भी, आप जैसे सपोज CBT मोड में होगा तो आपको खाली क्लिक करना पड़ता है माउस से, ठीक है। जो माउस का कर्सर है उससे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज ABCD है, आपका आंसर आप समझो आपको लगता है कि C आंसर है, तो आप क्या करेंगे, खाली इसमें ऐसे करके क्लिक कर देंगे ऐसे, ठीक है। जो ये एरो होता है जैसे ये इस तरह से क्लिक कर देंगे। बाकी जिनका ये नहीं होता है तो वो लोग क्या करेंगे, देख लीजिए। जिसका अगर उसमें नहीं होता है, ठीक है, अगर 4 ऑप्शन मिल गए ABCD और OMR शीट में आपका ऑफलाइन तरीके से एग्ज़ाम होता है, तो अगर कोई सा भी एग्जाम आंसर आपको सही लगता है, जैसे समझ लो A लगता है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे फिल करते हैं, इसको बाहर नहीं निकालना पड़ता है, इस तरह से आपको पूरा गोला बराबर करके फिल करना पड़ता है, इस तरह से, ठीक है। ये गोले से बाहर नहीं आना चाहिए, इस तरह से आपको फिल करना पड़ता है। मीन्स आपको लगता है कि ये आंसर सही है, तो इस तरह से आपको मैंने तरीका भी बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा पेपर में। यही बात यहाँ भी की गई है इन्होंने कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, आपको सही उत्तर चूज करना पड़ेगा। गलत उत्तर के लिए देख लीजिए क्या है, 1/4 अंक दंड होगा, मीन्स 1/4 पार्ट आपका डिडक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। 1/4 मीन्स 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी अगर आप गलत प्रश्न करते हैं। तो अभी से प्रैक्टिस करिए, आराम से आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बाकी क्या बात की गई है यही देख लेते हैं एक बार। बाकी तो ऐसा कुछ कहानी है, एक बार फिर भी नज़र मार। दूसरा आपको मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, किसी भी प्रश्न के लिए यदि अभ्यर्थी, यहाँ देख लीजिए, किसी भी प्रश्न के लिए यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, तो भले ही उनमें से कोई उत्तर सही हो क्यों ना हो, तो गलत उत्तर माना जाए। क्यों, इसका मतलब कहने का मतलब यही है, देखिए
सपोज अभी एक बार एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ दोबारा। ABCD है, 4 ऑप्शन दे दिया आपको और आपको लगता है कि बी वाला सही है, आपने यहाँ गोला कर दिया, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, आपने कहा कहीं सी वाला भी सही हो सकता है, तो आपने यहाँ भी कर दिया, लेकिन आंसर जैसे अगर समझ लो बी वाला ही सही है लेकिन आपने सी भी कर दिया, तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 ऑप्शन चूज़ कर रखे हैं। यही बात यहाँ की गई है। मीन्स आपका अगर आंसर सही भी होता है लेकिन आपने उससे एक्स्ट्रा ऑप्शन भी चूज़ करा है, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आप ऐसी गलती ना करें छोटी छोटी। ठीक है दोस्तों, बाकी देख लीजिए, यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, तो अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उसमें प्रश्न की कोई दंड नहीं होगा। सपोज आपने 4 ऑप्शन दे दिए, फिर से बता देता हूँ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। ठीक है, ABCD करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने आपको एक भी आंसर नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, आपने पूरा छोड़ दिया, तो इसमें ना आपको मार्क्स मिलेगा, ना आपको क्या मिलेगा, ना आपको मार्क्स मिलेगा। और दोस्तों इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, इसमें ना आपको मार्क्स मिलेगा, ना आपकी नेगेटिव मार्किंग। क्यों? क्योंकि आपने जो ये 4 ऑप्शन थे, आपने क्या कर रखे हैं, चूज एक भी नहीं कर रखा है इनमें से, तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए, बाकी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। उत्तर कुंजी की बात की जाए, जो आपका आंसर की आएगा, ठीक है, उत्तर कुंजी आएगा, साफ लिखा है, मैंने पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैंने क्योंकि मेन चीज़ बता रहा हूँ। 7 दिन के अंदर आपको, 7 दिन के भीतर आपको आपका आंसर की देखने को मिल जाएगा, आप उससे अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर किसी भी दोस्तों आप में से किसी भी बच्चे को, किसी भी अभ्यर्थी को अगर कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, या कोई भी आपत्ति होती है, मीन्स ये प्रश्न का आंसर ये होना चाहिए लेकिन आयोग ने गलत दे रखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और पर प्रश्न के लिए जब आप वो करेंगे, सुलग मीन्स प्रश्न के लिए जो भी आपत्ति आप जारी रखेंगे, जो भी आप पॉइंट रखेंगे, उसके लिए आपको 50 रुपये फीस पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं कि आपको 7 दिन के अंदर आपको आंसर की मिलेगी। कोई भी आंसर आपको गलत लगता है, ठीक है, कोई भी आंसर आपको गलत लगता है, तो अगर आपको लगता है कि आयोग ने गलत दे रखा है लेकिन ये आंसर ये सही है मेरा आंसर, तो आप वहाँ पे को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पर प्रश्न के हिसाब से 50 रुपये पड़ेगा। ठीक है, यही सब बात इसमें की गई है। बाकी प्रोविजनल आंसर की जो है आपको कुछ जैसे आप ये 7 दिन की ये आंसर की आ जाएगी, उसके कुछ दिनों के बाद आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट मैंने बता दिया, UKPSC की साइड में आपको ये सभी चीज़ अपडेट हो जाएगी। ठीक है, बाकी आगे देखिए। और फ्रेंड्स आपको मैं क्लियर कर दूं, इन्होंने यही लिखा है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट है आप अच्छे से सब तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र की बात की गई है कि आपका जिला मजिस्ट्रेट मीन्स तहसील से ये आपका वैलिड होना चाहिए, तहसील से बना होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन साइबर कैफे से भी बनाते हैं, वो डिजिटल होता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उसमें। बाकी जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, जो भी जैसे कोई कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तो आप लोग अपना जो है सर्टिफिकेट बना लीजिएगा कैटेगरी का। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इन्होंने यही बात की गई है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। आगे देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, जो आपका जिस दिन पेपर होगा, ठीक है, आपको 2 पासपोर्ट फ़ोटो ले जानी है, यही बात की गई है। और उसमें आपको स्वप्रमाणित करके मीन्स आपको सेल्फ पे अटैच्ड करके सिग्नेचर या स्वप्रमाणित लिखा हुआ आपके उसमें होना चाहिए, और नीचे साइन करेंगे, 2 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अपना एडमिट कार्ड वगैरह ये सभी चीज़ें ले जानी पड़ती है एग्ज़ाम में। बाकी तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट मांगती नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप सब निकल जाओगे, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपका डॉक्यूमेंट आपको रेडी रख के दिखाना होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ऐसा कुछ है बात की नहीं है। इसमें देख लीजिए सामान्य निर्देश का क्या है इन्होंने। दोस्तों ये सामान्य जो निर्देश हैं, ठीक है, जो सामान्य निर्देश हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट। कैसे देख लीजिए, इन्होंने साफ कहा, अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के पश्चात ही विज्ञापन या परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन करें और परीक्षा में बैठे। मीन्स आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, पहले आप देख लीजिए किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए एलिजिबल है। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ बता दिया है। ठीक है, बाकी उसी हिसाब से आप लोग पहले सोचिए, अच्छी से रिलैक्स होके फिर आप फॉर्म भर लीजिएगा आराम से। ठीक है, और जब पेपर देने जाते हैं वहाँ भी रिलैक्स माइंड से जाना है और अच्छे से अपना पेपर में बेस्ट करना है। बाकी पास फेल का मत टेंशन रखिए, आप ज़रूर पास होंगे। ठीक है, उम्मीद रखिए खुद से और अच्छे से पेपर देना है। ओके, बाकी देखिए आगे। आयोग अभ्यर्थी को उन पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और सभी आवेदन करें, संतुष्ट हो। और विज्ञापन मीन्स आपको पहले जो नोटिफिकेशन है या जो भी उसका डिटेल है, जो क्या आप एलिजिबल है नहीं है, या क्या क्या चीज़ उसमें शर्तें मांगी गई हैं, जैसे फोटो सिग्नेचर का कितना KB का है, हर एक चीज़ को आप पहले नोटिफिकेशन अच्छी से एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। जैसे जैसे फॉर्म भरेंगे आपको वहाँ भी दिख जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए।
आगे दोस्तों यही बात की गई है, जो भी आपका जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आएंगे ये सभी PSU यूके PSU साइड में, आपके यूके PSC की जो साइड है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी एडमिट कार्ड कुछ भी आएगा तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों यही है कि आपको जो भी आपका जैसे होता है डिजिटल जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ कैमरा, स्कैनर, पेन, ये सब चीज़ें आपको ये चीज़ें नहीं ले जानी है, ये अमान्य है। ठीक है, ये वैलिड नहीं, इस उन्होंने मना कर रखा है इसको ले जाने के लिए। ठीक है, अगर कहा गया है कि अगर कोई भी बच्चा फिर भी ले जाता है और जो भी इन्होंने निर्देश दिए हैं उसको फॉलो नहीं करता है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। ठीक है, आगे के एग्ज़ाम में भी उनको दिक्कत होगी, तो ऐसा ना करें। अपना जैसा जैसा बताया गया है उस हिसाब से आप लोग नियम के अनुसार चलें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी देख लीजिए, और कुछ बहुत चीज़ें मैं बता देता हूँ। और इनसे एक बार मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। जो सहायक वन संरक्षक है, लौकिक अधिकारी वन सहित सभी का एक जैसा सिलेबस है। ठीक है, परीक्षा प्रारंभिक जो परीक्षा होगी उसमें आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धिमत्ता, वस्तुनिष्ठ प्रकार की मीन्स जो भी जैसे कि उत्तराखंड की जीके देखने को मिल सकती है आपको, सामान्य अध्ययन में जीके वगैरह ये सब देखने की मिल सकती है। थोड़ा बहुत नेशनल का भी देख लीजिएगा, करंट की न्यूज़ देखिए। ठीक है, ये सभी चीज़ों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सामान्य बुद्धिमत्ता, रीजनिंग वगैरह देखने को मिलेगी। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, ये मैंने आगे भी बताया था, और 150 मार्क्स आपको 2 घंटे मिलेंगे। मुख्य लिखित परीक्षा जिसमें आपको खुद लिखना पड़ेगा, उसमें आपको मैंने स्टार्टिंग बता दिया, प्रथम सामान्य हिंदी, द्वितीय सामान्य अंग्रेजी, तृतीय में सामान्य ज्ञान, और जो विकल्प आप विषय चूज़ करेंगे फर्स्ट और सेकंड, उनको उनसे रिलेटेड आपको प्रश्न देखेंगे, आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपका कितने का होगा, टोटल 775 का होगा। ठीक है, 150 हो और 775 ये मैंने स्टार्टिंग में भी क्लियर कर दिया था आपको। ठीक है, देख लीजिए, इसी को इंग्लिश में भी इन्होंने बताया है, ज़्यादा कुछ बात ऐसा कहानी है। ठीक है, इंग्लिश में भी इन्होंने साफ यही कहा है। देखिए दोस्तों, जो सिलेबस है असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट्री, लॉगिंग ऑफिसर, FRO, ये सब चीज़ों का इंग्लिश में भी यही बात की गई है। आपका जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी आपका जो एग्ज़ाम प्लान होगा मेन वर्ड्स, जिसमें आप मेन जो क्वालिफाइंग मार्क्स की, ठीक है, जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, कितना मार्क्स में आप क्वालिफाई होंगे, ताकि आपको डर नहीं रहेगा, कि आपको पता चल सके कि हम लोगों को कम से कम इतना परसेंटेज ला के हम क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूं, आप मेरे सामने दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आपको मेरे सामने दिख रहा होगा दोस्तों, रुक जाइए, आपको मेरे सामने ये चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट के जरिए मैं क्लियर तरीके से बता, देखिए, जो जनरल कैटेगरी हैं, आपको प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें कम से कम 35% मिनिमम चाहिए, और जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 40% चाहिए। ठीक है, और ओवरऑल की बात की जाए, जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी, कम से कम वहाँ आपका 45% चाहिए। वैसे आपको जनरल कैटेगरी है तो आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना पड़ेगा, मीन्स 80 से ऊपर लाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 75 से ऊपर ही कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने मिनिमम लिखा है, मिनिमम 45 चाहिए करके लिखा है, ये फाइनल मेरिट का है। 35% मार्क्स कम से कम लाएंगे तो आप सेकंड चरण जो आपका लिखित परीक्षा है उसमें जाएंगे, आप 40% वहाँ लाएंगे तो आप कम से कम, तो आप जो फाइनल होगा उसमें आपका देखने को मिल जाएगा, फाइनल मेरिट में आपकी 45% कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स 35 फर्स्ट में, 40 सेकेंड में होनी चाहिए कम से कम। बाकी दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है, ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इसमें जो है जिसको हम OBC कहते हैं, ठीक है, इनका जो है 30% कम से कम चाहिए फर्स्ट चरण में, सेकंड में आपका 35 चाहिए, और ओवरऑल अगर देखा जाए जो फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, आपको वहाँ कम से कम आपका 40% चाहिए, मीन्स जो 40% कम से कम ला जाएंगे उनको क्या कहते हैं, भरोसा हो जाएगा कि हमारा नंबर पड़ जाएगा करके। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करें, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, डीमोटिवेट मत होइए दोस्तों, आपको मोटिवेशन के ही मोटिवेशन के लिए ही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हर कोई ये चीज़ें नहीं बताता है, सब कहेंगे कि हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, कंपटीशन हार्ड है, अच्छी सी मेहनत करिए, भरोसा रखिए, आप ज़रूर पास होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जाति श्रेणी वालों को 25% फर्स्ट में, 30 और ओवरऑल 35% आपको फाइनल में कम से कम होनी चाहिए। पूर्व सैनिक वालों को, जो एक्स सर्विसमैन है, 25%, 30%, और मेरिट आपको फाइनल की 35 से ऊपर ही को दिखेगी। ठीक है, तो कोशिश करें अच्छा मार्क्स लाने। दिव्यांग बच्चे जो डिसेबिलिटी वाले उनको 20%, और मुख्य लिखित परीक्षा में 25%, और आपको 30% से ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अच्छी से मेहनत करिए, ज़रूर आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए,
आपको मेरे सामने लिस्ट दिख रही होगी, ये सिटी कोड है। तो इसमें कुछ कोड गलत भी हो सकता है दोस्तों, जैसे मैं बता देता हूँ पिथौरागढ़ का कोड 05 है, यहाँ पे को आपको 04 देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये आप नेट में सर्च मार के भी देख लीजिएगा, ठीक है। जो सिटी कोड है वही आप जब फॉर्म भरेंगे वहाँ पे मांगेगा तो डाल लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ गलत भी है, वहाँ के आपको चार्ट दिखा रखा है, आप देख लीजिए आपके यहाँ का क्या कोड लगता है। वहाँ के अगर जिसको दिक्कत होता है सिटी कोड देखने में, आप इंटरनेट में सर्च मार के देख सकते हैं। बाकी आगे देखिए, जो लास्ट है वो है डिसेबिलिटी वाले बच्चे, जो आपका, ठीक है, जो भी आपके दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, कैरियर पाल्सी, तो इन सब के लिए ये बात की गई है कि अन्य सुविधाएं भी देखने को मिल सकती है इनको, ठीक है। जैसे कि सुट्टू लेख देखने को मिलेगा इनको, ठीक है। और संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत मीन्स कहीं पे दिक्कत होगी तो वहाँ पे को आपको वहाँ पे एक सुविधा के रूप में आपको कुछ बेनिफिट्स या वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, लास्ट जो है आपका, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, जो लास्ट है दोस्तों इसमें यही लिखा है। और एक ये पॉइंट है दोस्तों, देख लीजिए, छठा पॉइंट यही है, जैसे औरों को उसी टाइम आपको कंप्यूटर की वहाँ पे को बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है दिव्यांग जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, इनको क्या है, सिस्टम में जो कंप्यूटर का सिस्टम होगा उसमें एक दिन पहले ही आपको डेमो टाइप का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना देख लीजिएगा, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, आप एक दिन पहले जाके भी वहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको क्या है, टॉकिंग कैलकुलेटर जो होता है उसका आपको दिया जाएगा, वहाँ पे कुछ सुविधा प्रदान की जाएगी। बाकी जो श्रुतलेख हैं जो सुन नहीं सकते, ठीक है, उन अभ्यर्थियों को मध्य संचार हेतु उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण जैसे कि ट्रेलर फ्रेम, ब्रेली स्लेट, एबाकस, ज्योमेट्री किट, कम्युनिकेशन डिवाइस एक्सेट्रा भी प्रदान किया जाएगा। ये सब आपके लिए कुछ चीज़ें पॉइंट हैं जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको वहाँ सुविधा के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही जो सब चीज़ें थी दोस्तों, आई होप आपको सभी चीज़ जो बताया मैंने सभी चीज़ समझ में आया हो, ठीक है। जो भी चीज़ मैंने क्लियर करा आपको समझ में आया हो, एक बार ये सिटी कोड आप एक बार नेट में फिर से देख लीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ मैंने आपको बताया दोस्तों सब क्लियर, आई होप आपको अच्छे से आसान तरीके से समझ में आ गया हो। वीडियो थोड़ा कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से नहीं आ पाई, वीडियो नहीं आ पाई दोस्तों यूट्यूब में। बाकी मैंने फिर भी आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट मेन चीज़ें बता दी है आसान तरीके से। अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों लाइक करें वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और अपडेट आपको जल्दी से जल्द मिल सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।